साइकोलॉजी नॉलेज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बाल विकास से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बाल विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों का योगदान को बताएंगे। मनोवैज्ञानिक से संबंधित योगदान बताएंगे। देखो, अभी है ना, बाल विकास के अंदर कैसे मानव का जीवन किस प्रकार से निर्माण हुआ वो बताएंगे, और उसमें शरीर का निर्माण किस गुणसूत्र के द्वारा हुआ ये बताएंगे, और गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निदान किस प्रकार होता है वो बताएंगे। ठीक है। तीसरे पॉइंट में हमारा बाल विकास से संबंधित हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा ये प्रश्न के बारे में। इसके प्रश्न हो जाएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड आज पढ़ा है, आज की वीडियो से संबंधित होगा। ठीक है। सबसे पहले हम कॉम्युनिस्ट के बारे में देखते हैं। कॉम्युनिस्ट के बारे में देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉम्युनिस्ट सबसे पहले तो एक शुरुआत की थी सबसे पहले 1628 में सबसे पहले बालकों पर एक जैसे कि अध्ययन की शुरुआत की थी। सबसे पहले अध्ययन की शुरुआत में उन्होंने क्या किया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी 1628 में। ये याद रखना, 1628 में उन्होंने शुरुआत की थी। अब ये 1628 में तो उन्होंने शुरुआत की, ठीक है। फिर ये 29 साल बाद, ये याद रखना, 28 और 29, ये याद रखना, 29 साल के बाद फिर उन्होंने 1657 में एक चित्रमय पुस्तक का निर्माण किया था। चित्रमय पुस्तक का निर्माण किया था जो साइकोलॉजी की पहली पुस्तक थी। ठीक है, साइकोलॉजी की पहली पुस्तक थी। कम्युनिस्ट की तो समझ में आ गया। कम्युनिस्ट 1628 में बालक से संबंधित एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, 29 साल बाद तो 1657 को एक चित्रमय पुस्तक का निर्माण किया था जो कि साइकोलॉजी की पहली पुस्तक थी। फिर पेस्टोलॉजी ने क्या किया, पेस्टोलॉजी ने सबसे अपने खुद के बच्चे को 3.5 साल का बच्चा जिस पे एक लेख लिखा, जिसे बेबी बायोग्राफी कहते हैं, जो बाल विकास का सबसे पहला लेख था। मनोविज्ञान के बाल विकास से संबंधित पहला लेख था बेबी बायोग्राफी। इसी कारण से इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इस लेख का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा था? टाइडमैन पर पड़ा था। टाइडमैन क्या थे? टाइडमैन एक बाल चिकित्सक थे। तो इन पर पड़े। फिर आते हैं श्रीमती हरलोक बालक का विकास तो श्रीमती हरलोक ने क्या कहा था? श्रीमती हरलोक ने कहा था, देखो, बालक का विकास गर्भकाल में ही प्रारंभ होता है। इसका मतलब श्रीमती हरलोक ने गर्भकाल से पूर्व के बारे में या फिर किसी के बारे में ना कह के सिर्फ गर्भकाल के अंदर ही बालक का विकास शुरू होता है, इसे कथन करें। ठीक है। फिर स्टैनली हॉल के 1893 में एक समिति का निर्माण करते हैं जिसे बाल विकास समिति कहते हैं, या फिर बाल अध्ययन सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बाल विकास समिति की स्थापना किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। बाल विकास से संबंधित सबसे ज़्यादा आंदोलन भी स्टैनली हॉल के द्वारा किए गए थे, इसलिए इनको बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। ठीक है, बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। फिर आते हैं ये बात याद रखना। देखो, बाल किशोर मनोविज्ञान का जनक एक बात तो ये होगी, बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल है। दूसरी बात यह है कि किशोर मनोविज्ञान के जनक भी स्टैनली हॉल ही है। ठीक है। और कुछ अवधारणा ये बता दूँ, बर्क वैज्ञानिक के नुकसान क्या अवधारणा? बर्क, देखो, श्रीमती हरलोक कौन सी परिभाषा दे रही है? हरलोक को कह रही है कि भाई बालक का विकास गर्भकाल में ही शुरू हो जाता है। गर्भधारण या गर्भकाल के अंदर ही शुरू होता है बालक का विकास। ठीक है। और इधर मैं आपको बताता हूँ, बर्क क्या कहते हैं। बर्क कहते हैं बाल विकास जन्म से पूर्व से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता तक होने वाला परिवर्तन ही बाल विकास है। ठीक है, बर्क के अनुसार। और जेम्स ड्रेवर को बाल विकास जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन है। बाल विकास। जेम्स ड्रेवर का मतलब जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन है, ड्रेवर। ठीक। फिर वुडवर्थ की परिभाषा बार बार पूछी जाती है ना, इसमें क्या कहते हैं, इसमें वंश और वातावरण। देखो, विकास वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? विकास है वंशक्रम का गुणनफल। ये याद है। विकास क्या है?
वुडवर्थ के अनुसार विकास क्या है? तो वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है विकास, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई विकास क्या ये है क्या? वंशक्रम प्लस वातावरण, वातावरण तो ये नहीं है, ध्यान रखना। और ऐसे यही है, वातावरण की जगह फिर वृद्धि आ जाएगा, वृद्धि है क्या? नहीं है, ये है, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसी को याद रखना, ठीक है। इसमें ना तो प्लस करना ना माइनस करना, ये पूर्ण ही होता है। अब आते हैं कि वंशक्रम। वंशक्रम क्या होता है आपको पता होगा, वंशक्रम का बार बार वंशक्रम का नाम ले रहा हूँ। वंशक्रम क्या होता है? वंशक्रम के क्या होता है? देखो, वंशक्रम का मतलब होता है कि हमारे हमारे में जो गुण होते हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसी कहते हैं वंशक्रम, ठीक है। वंशक्रम। मानव जीवन की शुरुआत किस प्रकार हुई, ये हमारा टॉपिक है ये वाला, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मानव जीवन की शुरुआत के बारे में बताया गया। जीवन शुरुआत कैसे होती है वो बता। देखो, पिता में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। माता में कितने होते हैं? माता में भी 46 और पिता में भी 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। फिर वो संयुग्मन या फिर युग्मन क्रिया के अंदर, संयुग्मन क्रिया के अंदर वो गुणसूत्र आधे आधे, दोनों से आधे आधे गुणसूत्र आते हैं, ठीक है। आधे आधे गुणसूत्र आते हैं। तो 23 गुणसूत्र तो माता से, 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। दोनों को फर्टिलाइजेशन होकर 46 गुणसूत्र बनते हैं, 46 गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है। ये 46 गुणसूत्र बनते हैं। ये 46 गुणसूत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये वाले यही जीवन का आधार बनेगी, जीवन की। देखो, इसमें सबसे पहले ये 46 गुणसूत्र है ना, इसको युग्मनाज या टू एन या फिर संयुक्तांश या युग्मनज या फिर कोशिका या जाइगोट कहते हैं, ठीक है इसको। और अब ये है ना, ये कोशिका ही जीवन का आधार बनेगी, जीवन का मतलब जीवन की शुरुआत का आरंभ यहीं से होगा। 2n कोशिका से युक्त है। अब बताओ ये किसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी संरचना कहती है, तो ये बताता है सुई के नोक के समान, सुई की नोक होती है ना, उसके समान इसकी संरचना होती है, ठीक है। और आगे बताओ, मानव शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ। हमने तो ये तो बता दी कि गुणसूत्र में कोशिका का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, तो वो बता दिया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है। शरीर का निर्माण देखो, शरीर का निर्माण माता में अभी मैंने संयुग्मन क्रिया के अंदर क्या होता है? 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र आते हैं ना, 46 होते थे, 46 है, पर संयुग्मन क्रिया में आधे आते हैं, ठीक है। तो 23 गुणसूत्र यहाँ से आएंगे और 23 गुणसूत्र यहाँ से आएंगे, तो इसमें कुल मिला के 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 गुणसूत्र होते हैं। माता के अंदर XX और पिता के अंदर XY होता है, XY होता है, ठीक है। XY होता है, XY गुणसूत्र होता है। तो 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र होते हैं, काय गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और एक लिंग गुणसूत्र होता है, जिस तो दोनों में अलग अलग होता है, बाकी इसमें सब सेम होता है। 22 काय गुणसूत्र माता में समान होते हैं, और 22 काय गुणसूत्र पिता में समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, दो X और Y, ये X और Y या जैसे कि लड़की होगी या लड़का होगा, ये और डिफाइन करता है, ठीक है। इसका मतलब अभी प्रश्न पूछ लोगे कि काय गुणसूत्र की संख्या कितनी होते हैं द्विगुणित काय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 44। और अगुणित कोशिका में 22 होते हैं। और लिंग गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित में कितनी होती है? 2, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कि मानव लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। मानव लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है? मानव लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है? मानव लिंग सबसे पहले हम बता दिया मैंने कि भाई माता में कुछ किस प्रकार का गुणसूत्र होता है, और पिता में किस प्रकार का गुणसूत्र। माता में गुणसूत्र किस होता है? XX होता है, और पिता के अंदर XY होता है, ठीक है। XY होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें से है X होता है ना, X लंबा होता है, X लंबा होता है, और X दोनों ही लंबे होते हैं, ठीक है। और इसमें इस X में तो लंबा होता है, X तो लंबा होता है, इसका आकार है, ध्यान रखना गुणसूत्र में, तो आकार X में लंबा होता है। अब Y होता है ना, तो ये बोना होता है, बोना गुणसूत्र होता है। Y किस प्रकार का होता है? बोना गुणसूत्र होता है, बोना गुणसूत्र होता है। तो अभी देखो, यदि ये सिचुएशन बनेगी, X मिलेंगे, तो यहाँ पर किस प्रकार के गुणसूत्र बन जाएंगे? लंबे लंबे गुणसूत्र बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ दूसरी सिचुएशन ऐसी बनेगी, देखो पहले तो है लंबा गुणसूत्र X, और दूसरा है Y बोना गुणसूत्र। अब दोनों मिलकर क्या बनेंगे? लंबा और बोना गुणसूत्र का एक समीकरण बनाएंगे। तो इसमें ये याद रखना, देखो इसमें तो ये तो लड़की होगी, ये वाली तो लड़की होगी, ये वाली। यदि दोनों ही लंबे लंबे गुणसूत्र हैं, तो यहाँ पे लड़की का निर्माण होगा। यदि ये संयुग्मन क्रिया के बाद में जो भी है ना गुणसूत्र जाएंगे मादा शरीर के अंदर, तो इसके अंदर यदि XX है तो वहाँ लड़की होगी, ठीक है। यदि ये संयुग्मन क्रिया के बाद में यदि ये गुणसूत्र जाते हैं, तो यहाँ पर लड़का होगा, ठीक है। ये वाला डिफरेंट करता है, बाकी दोनों में सेम होता है।
जीव विज्ञान से संबंधित विकास, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से मेरे को महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं जो सिलेबस के दायरे में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत है कि समान प्रतिमान या समानता का सिद्धांत। समान प्रतिमान या समानता का सिद्धांत क्या है? अभी अधिकतर सिद्धांत होते हैं ना, तो उन्हीं के शब्द कोड वर्ड उस पर हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे समान प्रतिमान, प्रतिमान से मतलब होता है ये रूप, यानी कि रूप। ठीक है, तो जैसे कि देखो हम समान जीव उत्पन्न करते हैं, समान जीव उत्पन्न करते हैं, ये मिस प्रिंटिंग हो गई, समान जीव उत्पन्न करते हैं। तो पशु जन्म लेता है, ये तो एक कॉमन बात है ना भाई, पशु जन्म लेगा, मनुष्य को मनुष्य जन्म लेगा, मनुष्य को कोई पशु जन्म होता है कि नहीं होता। तो ये समान प्रतिमान के अनुकूल, यानी कि समान को ही जन्म लेता है। ठीक है, और प्रतिमान से मतलब होता है आदर्श रूप, यानी कि आदर्श रूप एक आदर्श रूप है। आदर्श रूप से मतलब क्या है? देखो, आदर्श रूप जैसे कि हम पूर्व जैसे मनुष्य का रूप एक है, तो वही रूप चला आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर आदर्श रूप तो वो वही है ना। मनुष्य के 2 हाथ है, 2 हाथी है, और 2 आंखें, 2 आंखें हैं, ऐसे कॉमन तो आदर्श रूप है। तो आदर्श रूप यानी कि मनुष्य को मनुष्य जन्म लेता है, पशु को पशु भी जन्म लेता है, क्योंकि यह एक समान प्रतिमान रूप में ही जन्म होता है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत होता है बीज कोश का सिद्धांत। बीज कोश का सिद्धांत क्या कहता है? बीज कोश के सिद्धांत को देखो, बीज से मतलब होता है ना, अब आप तो नॉर्मल बीज को ही समझ लेना। ठीक है, नॉर्मल बीज को समझना। नॉर्मल से बीज के अंदर क्या होता है? द्रव्य होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखो, एक तो इसमें एक बीज को हम कैसे कितना सालों तक अमर रख सकते हैं, तो इसमें अमरता का गुण हो सकता है। देखो, होता है अमरता का, क्योंकि हम कितने सालों तक इसका रीयूज़ कर सकते हैं वापस बीज का। ठीक है, वो वाले कॉमन चीज़ को, इस कॉमन चीज़ को मैं है समझाने को रिलेट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीज और हमारे वो, ठीक है, एक मिनट, बीज ध्रुवीय। ठीक है, देखो अभी वो बीज वाला बीज द्रव्य तो सबसे पहले निरंतर से जान। बीज हम निरंतर, देखो एक बीज वापस उसी में, सभी बीजों में जीव द्रव्य समान होता है। बीज द्रव्य, ठीक है, अंकुरित अनाज है तो सभी में बीज द्रव्य समान होता है। ठीक है, तभी तो वो विकास करेगा, अंकुरण कर रहा, कुछ क्रिया करेगा अनुकूलन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जीव द्रव्य होता है सभी बीजों में, और जनन द्रव्य, ये बीज द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है, इसको जनन द्रव्य कहता है, क्योंकि आगे जाके ये आगे की क्रियाओं का संपर्क करता है। अमरता का सिद्धांत मतलब ये निरंतर बना रहता है। देखो, एक बीज का कितने बीज हो गए? 100 बीज हो गए, इसीलिए इसको अमरता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने देखो, इन सिद्धांत का कौन किसने दिया? तो बीज में ने दिया। इन्होंने सबसे पहले किस पे उपयोग किया? चूहों पे उपयोग किया था। चूहों पे उपयोग किस प्रकार किया था मैं बता दूँ। एक चूहों पे क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक चूहा लिया, एक चूहे को उसमें पूँछ काट दी, एक पूँछ काट दी, फिर उसमें वापस जिसमें सहयुग्मन करवाया, फिर वापस उसी से कुछ चूहे प्राप्त हुए ना, तो उसमें पूँछ रहित नहीं थे, क्योंकि उसमें पूँछ थी, और फिर वापस उन्होंने पूँछ काट दी। उन्होंने 3 पीढ़ी तक पूँछ काटते रहे, फिर भी उनमें है कि पूँछ रहित चूहा प्राप्त नहीं हुआ। तो इससे यही सिद्ध होता है ना भाई कि जीव द्रव्य संरक्षित रहता है। इसमें है कि एक तरह से है कि जीव द्रव्य संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब वो अमर रहता है, जो हमारे वो रूप में है, जिस रूप में है, तो वापस उसी रूप में वापस मिल जाता है। ठीक है, और जीव द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, ये भी याद रखना। तो मौलिक गुणों का सिद्धांत, तो मौलिक गुणों से मैं से मौलिक, मैं से मेंडल, मैं से मटर। ठीक है, अब ये याद रखना, मौलिक गुणों का सिद्धांत क्या कहता है? मौलिक गुणों का सिद्धांत, एक ही बात याद रखना आप लोग को भी, ठीक है, मटर के पौधे में उपयोग किए थे। मौलिक गुणों को ये बात याद रखना आप, ये है मौलिक गुण होते तीसरी पीढ़ी में जाके प्रकट होते हैं। कौन सी पीढ़ी में प्रकट होते? तीसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। इस पर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, एक तो इस पर पूछे जाएंगे, और एक ये अर्जित गुणों का ये वाला, दोनों सिद्धांत, ये इन पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इन पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, सीधी बात है। आप ना, मौलिक गुणों का सिद्धांत क्या है? मौलिक गुणों का सिद्धांत तीसरी पीढ़ी में जाकर प्रकट होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको और इसको दोनों को मिला के सही समझाने का प्रयास करूँगा। पहले इसको समझाते हैं। ठीक है, मौलिक गुणों को तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, जैसे इन्होंने एक मटर पे प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बोने पौधे और लंबे पौधे लिए, मटर के बोने और लंबे पौधे लिए। तो उन्होंने सबसे पहली पीढ़ी में क्या, कौन से पौधे प्राप्त हुए थे? औसत पौधे प्राप्त हुए थे। फिर उन्होंने क्या किया? औसत पौधों को लेकर, औसत पौधे प्लस 25% पौधे तो बोने, 25% पौधे लंबे लिए। ठीक है, तो उन्होंने दूसरी पीढ़ी तो ये प्राप्त कर ली, दूसरी पीढ़ी ये वाली। ठीक है, तो फिर है ना, तीसरी पीढ़ी के अंदर उन्होंने क्या किया?
तीसरी पीढ़ी के अंदर इन्होंने 50% बोने पौधे और 50% लंबे पौधे पौधे प्राप्त हुए तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। औसत पौधे प्राप्त हुए थे, औसत पौधे प्राप्त हुए थे। औसत पौधों को उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले तो बोने पौधे लिए, फिर लंबे पौधे लिए। लंबे पौधे के लिए तो उन्होंने एक ये संकरण कराया पाते भी क्योंकि किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, औसत पौधे प्राप्त हुए। कौन सी पीढ़ी में औसत पौधे प्राप्त हुए थे, पहली पीढ़ी में। फिर दूसरी पीढ़ी में क्या किया, उन औसत पौधों को 25% बोने और 25%, ठीक है। पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में 50-50 पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। अब आपको इस मौलिक गुणों के सिद्धांत है ना, तो इसको आपको कैसे किस प्रकार से एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जो कि हमारे आसपास के वातावरण में घटित होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, नानी के गुण नातिन में और दादा के गुण पौत्र में आ जाते हैं। और देखना ये इसमें है कि इसमें नानी तीसरी पीढ़ी को बताया गया, तीसरी पीढ़ी के गुण आ रहे हैं नातिन के अंदर आ रहे हैं, दादा के गुण गुण पौत्र में आते हैं, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत है ना, तो इस सिद्धांत को देखो, इस सिद्धांत में क्या क्या है, इस सिद्धांत के अंदर अर्पित गुणों का सिद्धांत या संक्रमणता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, लेमार्क ने प्रयोग किया था। किस पे अध्ययन किया था, जिराफ पर। इन्होंने क्या किया था, देखो, जिराफ की गर्दन पहले है ना घोड़े के समान थी, फिर उन्होंने अनुकूलन दर्शाने के लिए फिर ऊँट के समान कर दी। और फिर है ना जिराफ की अभी वर्तमान वाली स्थिति है ना, जिराफ की जो पूर्वजों से मिली हुई है। तो पूर्वजों से सबसे पहले संतान सबसे पहले जिराफ में विकसित की, फिर इन्होंने अपनी संतानों में स्वतः ही प्रकट होने लगी, ठीक है। ये अनुकूलन के कारण क्योंकि जैसे कि वहाँ पर घास वास के वहाँ पर देखो समय पर देखो जिराफ है ना, जिराफ की गर्दन जो घोड़े से फिर है ना ऐसी लंबी होने का कारण मेन बात है, उन पे अनुकूलन न होना, अपने उन परिस्थितियों में जीने के लिए या अनुकूलन के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को लंबी की, ठीक है। आज फिर वर्तमान स्थिति उन्होंने सोचा उनको अनुकूलन अच्छा अनुकूलन का कूड़ ढलने के लिए उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने संतानों में सोते ही ये प्रकट होने लगे, क्योंकि अनुकूलन था इसलिए। फिर गाल्टन का सिद्धांत में क्या कहता है, गाल्टन का सिद्धांत में ये कहता है, देखो इसमें हम जैसे ये हम अपने आप को रख दीजिए, आप यहाँ पर रख दीजिए और ये गाल्टन का सिद्धांत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे अपने आप को रख दीजिए, फिर उसमें अपने माता पिता को देखिए, माता पिता को देखोगे तो माता पिता के आपके अंदर आधे गुण आते हैं, ठीक है। आधे गुण माता से, आधे गुण पिता से आते हैं, ठीक है। हमारे आधे गुण माता से, आधे गुण पिता से आते हैं, ठीक है। अब दूसरी पीढ़ी में हम जाते हैं तो नाना नानी से हमें 1/4 गुण आते हैं, 1/4 गुण नाना नानी से आते हैं, ठीक है। 1/4 ही दादा दादी से आते हैं। और फिर वापस हम तीसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ये तो पहली पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी होगी, ठीक है। तो पर नानी में 1/8 और एक पर दादा में 1/8 गुण आते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति में जिसमें हम अपने आप को कल्पना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अपने आप को रख के फिर अपने माता पिता से, इसका मतलब सोचो आपको अपने माता पिता से हमें आधे गुण मिले हैं और 1/4 गुण हमें नाना नानी से मिले हैं और 1/8 हमें पर नानी से मिले हैं, ठीक है। ये इसके वजह से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे, तो उसको देखो, एक वो वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। इसमें प्रश्न पूछा गया कि एक बालक में नाना नानी और दादा दादी के गुणों की मात्रा किस अंश में होगी। एक बालक अपने आप को रख लो, फिर नाना नानी के गुण किस प्रकार के रख रहे थे, नाना नानी के गुण किस प्रकार के रखते हैं, 1/4। आंसर क्या होता है, 1/4, ठीक है। गुणों के विपरीत होने का सिद्धांत क्या मतलब, जैसे राम के रावण हो जाना, ऐसे कि कुलपति, देखो राम जी कितने हैं बड़े संस्कार पुरुषोत्तम पुरुष थे, वहाँ पे फिर वापस रावण का जन्म हो जाए तो फिर अलग होगा ना, विपरीत हो गए, गुणों के विपरीत जन्म ले लेना, जैसे हिरण्यकशिपु के प्रहलाद का जन्म हो जाना, ठीक है, वो विपरीत हो जाए, गुणों के विपरीत हो गए। अच्छा, ये अब ये प्रश्न है थोड़ा सा, तो इसको देखते हैं। ये प्रश्न को बताना, इसके उत्तरों को बताना आप।
सबसे पहले है स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब हुई थी बताओ? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1628 के बाद, 29 साल के बाद 1657 में थी। क्या बनी थी? पुस्तक बनी थी, बुक बनी थी ना, चित्र में पुस्तक बनी थी, ठीक है। 1600 यहाँ पर एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना हुई थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1628 में, ठीक है, 1628 में हुई थी, 1628 में। ये वापस आते हैं। बेबी बायोग्राफी के लेखक कौन है? बेबी बायोग्राफी के लेखक कौन है? बेबी बायोग्राफी के लेखक कौन है? ओमिनियस। बेबी बायोग्राफी लेख लिखा था, बेबी बायोग्राफी लेख लिखा। और शिक्षा विभाग के मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? तो बालक। किशोर विभाग के जनक कौन है? तो स्टैनली हॉल। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? बाल विकास आंदोलन बताओ कौन? स्टैनली हॉल, ठीक है। बाल विकास होता है, देखो ये वाली सेंटेंस होता है ना, तो ये वाला बताओ आप। वंशक्रम वातावरण, वंशक्रम इंटू वृद्धि, वातावरण इंटू विकास, वंशक्रम इंटू वृद्धि, ये वाला आंसर सही। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? तो स्टैनली हॉल। और बाल विकास से होता है तो वंशक्रम इंटू वातावरण, विकास क्या होता है? वंशक्रम इंटू वातावरण होता है, ठीक है। और गुणसूत्र की आकृति किस प्रकार की होती है? गुणसूत्र की आकृति होती है सुई की नोक के समान, सुई की नोक के समान। और एक्स वाई गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? एक्स वाई गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? देखिए ये तो होता है लंबा और ये होता है बौना, तो लंबा और बौना, एक लंबा एक बौना, ये वाला सही आंसर हो जाए, ये वाला सही आंसर हो जाए, ठीक है। और समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? सॉल्यूशन ने दिया था। मौलिक गुणों का प्रकटीकरण कब होता है? मौलिक गुणों का प्रकटीकरण कब होता है? कौन सी पीढ़ी में होता है? तीसरी पीढ़ी में होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। थैंक यू गाइस, आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू।